आइए अब नज़र डालते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। और यहाँ हम तीन बिंदुओं को देखेंगे। पहला बिंदु है व्यापार में नकद और क्रेडिट, इनका लाभ, जो अ, इनका प्रभाव जो लाभ पर पड़ता है उसको हम पहले देखेंगे। दूसरा पॉइंट है कैश का प्रबंधन बिजनेस में, और तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसका ढांचा या उसका स्ट्रक्चर। तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कैश और प्रॉफिट ये एक ही चीज नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं। और हमने दो उदाहरण भी लिए थे। पहला उदाहरण था, आपको याद होगा, माया का बिजनेस था और दिन के समाप्त होने पर उसके पास 2500 का रेवेन्यू, उसकी नकद आई हुई है, पर उसने केले उधार पर खरीदे थे और सप्लायर को भी अभी 3000 रुपया देना बाकी है। तो इसका मतलब है भले ही माया के पास कैश है, पर उस दिन का अगर आप पीएनएल निकालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसको घाटा हुआ है। दूसरा उदाहरण हमने लिया था उसी बिजनेस में, माया ने 2000 केले खरीदने के लिए पिछले दिन जो उसको कैश मिली थी उससे 2000 रुपया खर्च किया है। और उस दिन स्थानीय स्कूल के हेडमास्टर आए, उन्होंने सारे के सारे केले खरीद लिए माया से, पर पैसे वो दूसरे दिन देने वाले हैं। तो ये उनका है वादा। उन्होंने पैसा नहीं दिया है पर वादा किया है कि कल पैसे मैं जरूर दे दूंगा। और अगर उस दिन के पीएनएल की आप बात करेंगे तो दिन समाप्त होने पर माया ने कुल 2000 रुपया लाभ कमाया है, क्योंकि 2000 केले है, 2 रुपए का एक केला है, 4000 रेवेन्यू है और 2000 केले का कॉस्ट है 2000 रुपया। तो माया के दिन का प्रॉफिट 2000 रुपया है, पर उसके पास बिल्कुल कैश नहीं है। तो ये भी मुमकिन है कि भले ही प्रॉफिट हो बिजनेस में पर कैश ना हो। तो दोनों चीजें हो सकती है बिजनेस में। इसको जोड़ के दो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जिनका नाम है अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट्स रिसीवेबल। हर कोई व्यवसाय या व्यापार ग्राहकों को चीजें या सेवाएं बेचता है और सप्लायरों से चीजें या सेवाएं खरीदते हैं। जब ग्राहक उधार पर खरीदते हैं, इसका मतलब है वो सामान ले तो जाते हैं पर पैसा तभी का तभी नहीं दे पाते वो, या नहीं दे रहे हैं वो, पर वो पैसा बाद में देने का वादा करके जाते हैं। ऐसे जब होता है तो हम जो अमाउंट उनसे बाकी है लेना उसको हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। अक्सर इसको संक्षेप में एआर कहा जाता है बिजनेस में। एआर का मतलब है अकाउंट्स रिसीवेबल्स। अकाउंट्स रिसीवेबल्स का मतलब है पैसा आना बाकी है कस्टमर से, पर आने की बहुत ज्यादा संभावना है। उसी तरह व्यवसाय जब उधार पर खरीदारी करता है, यानी सप्लायर से कुछ सामान ले लेता है और पैसे बाद में देने का वादा करता है, तो ये पैसा देना जरूरी है, पर आज नहीं कल, या जब भी वादा हुआ है उस दिन। तो इस अमाउंट को हम अकाउंट्स पेएबल या संक्षेप में एपी कहते हैं। तो ये दो चीजें जो है एपी और एआर, ये दोनों अलग अलग भले ही चीज हो, पर ये लेन देनों को बैलेंस शीट में दर्शाई जाता है। और ये लेन देन जो है वो आपके डे बुक में दर्ज किया जाता है। और डे बुक के साथ साथ आपको याद होगा क्रेडिट लेजर भी होता है, उसमें भी ये दो चीजें जाती है, क्रेडिट गिवन एंड क्रेडिट टेकन। तो आइए देखते हैं कैश का मतलब क्या है बिजनेस में, और कैश कहाँ से आती है कहाँ से जाती है। हम जो व्यवसाय में ये शब्द यूज करते हैं कैश, तो इसका मतलब थोड़ा रोजमर्रा के मतलब से हटके है। बिजनेस में कैश का मतलब है नोट, सिक्के और बैंक का भी बैलेंस उसमें आता है। पर अगर बिजनेस की कोई सावधि जमा है, इसको हम अंग्रेजी में
फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, या फिर निवेश है, इन्वेस्टमेंट्स है। पर ये दोनों चीजें हम कैश में इंक्लूड नहीं करते। तो कैश का मतलब है बिजनेस में तीन चीजें। अगर बिजनेस के पास कुछ नोटे हैं, कुछ सिक्के हैं, और बिजनेस का पैसा अगर बैंक अकाउंट में है, तो उस बैंक के बैलेंस को भी कैश में इंक्लूड किया जाता है। कई सारी तरह से बैंक सॉरी बिजनेस में कैश अंदर आता है। सबसे पहला तरीका है उत्पाद और सेवाओं की बिक्री करके। दूसरा है अकाउंट्स रिसीवेबल्स की वसूली करके। तीसरा है लोन लेके। चौथा है मालिकों से, अगर आप निवेश ले रहे हो, बिजनेस ले रहा है निवेश, तो उससे भी कैश अंदर आता है। और पांचवा है मशीन की बिक्री करके। तो क्या आपको लगता है कि इन पांच में से कोई ऐसा तरीका है कि वो बढ़िया है और बाकी घटिया है? ऐसा कह सकते हो क्या आप? अगर आप सोच रहे हो कि तरीका एक अच्छा है, तो आपका विचार ठीक है, क्योंकि बिजनेस में कैश आने का सही तरीका है नंबर एक का, जिससे उत्पाद और सेवाएं को बेच के पैसा अंदर आ रहा है। वो सबसे बढ़िया तरीका है। इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंट्स रिसीवेबल्स की वसूली करके खराब है, पर बात हो रही है सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो वो रहा एक नंबर का। अब देखते हैं बिजनेस में कैश किन चीजों के लिए बाहर जाती है। सबसे पहला तरीका है तो कच्चे माल, वेतन आदि का भुगतान करने के लिए। दूसरा है अगर बिजनेस मशीन खरीदता है, तो उसका जो भुगतान करना है, उसके कारण भी कैश बाहर जाता है। अगर अकाउंट्स पेबल है, तो उसका भुगतान करने में कैश बाहर जाएगा। ब्याज का भुगतान करना है तो उससे भी कैश जाएगा। और लोन को वापस लौटाना है तो भी कैश जाएगा। और मेरा सवाल पिछले स्लाइड में जो था उसी तरह से है, क्या इनमें से हम कुछ, ये पांच जो तरीके हमने देखे, तो कह सकते हैं क्या कि इसमें से कोई तरीका ठीक नहीं है? आप अगर सोच रहे हो कि इसमें से कौन सा तरीका खराब हो सकता है और आपको लग रहा है कि कोई है, तो आप थोड़ा फिर से सोचो, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी है जो जरूरी है हर कोई बिजनेस के लिए। तो इसमें कोई बुरा चीज नहीं है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से कोई तरीका ठीक नहीं है। अब छोटा एक चर्चा करेंगे, जो आप अगर आप खुद बिजनेस चला रहे हो तो आप खुद सोचो उसके बारे में, या कोई बिजनेस को आप सपोर्ट कर रहे हो। तो सवाल ये है कि ऐसे व्यवसाय में कैसे पता चलता है कि कितना नकद आनी है और कितना, इसका मतलब है कितनी कैश आ रही है और कितनी कैश बाहर जा रही है। तो ये कैसा पता चलेगा बिजनेस को? ये आप थोड़ा सोचो और थोड़ी चर्चा करो इसके ऊपर। और इस चर्चा के बाद एक अभ्यास है आपके लिए, जो समूह का अभ्यास है, ग्रुप वर्क है। मैं कुछ आपको लेन देन दिखाने वाला हूँ, और आपको ये नोट करना है कि ये लेन देन समाप्त होने के बाद उस बिजनेस में AR, इसका मतलब है अकाउंट्स रिसीवेबल, और AP, जिसका मतलब है अकाउंट्स पेबल, उनकी गणना आपको करनी है। तो पहली लेन देन ये है, एक व्यवसाय ने सप्लायर से 5,000 रुपए मूल्य की सामग्री खरीदी है, पर सारी की सारी कैश नहीं दी है। इसमें से व्यवसाय ने 3,500 रुपए कैश दिया है और बाकी उधारी पर लिया है सामान। उसी व्यवसाय ने उनमें से कुछ वस्तुओं को 6,000 रुपए में बेच दिया। इन 6,000 में से
850 रुपए की बिक्री, कोई भरोसेमंद ग्राहक ग्राहक है, उसको उधारी पर की गई है, और बाकी बिक्री से कैश आया है बिजनेस में। उसी व्यवसाय ने सप्लायर से 2000 रुपए का और सामान लिया, और इसके बदले 1500 रुपए कैश दिया है और बाकी सामान उधारी पर लिया है। फिर उसी व्यवसाय ने कुछ उत्पाद एक ग्राहक को 1000 रुपए कैश लेकर बेचे हैं, और किसी और दूसरे ग्राहक को 500 रुपए की उधारी पर कुछ सामान दिया है। तो आपको और आपके समूह को ये चर्चा करके लिखना है कि अगर ये चार लेन देन अगर बिजनेस कर चुका है, तो ये चार लेन देन के बाद में बिजनेस का अकाउंट्स रिसीवेबल राशि कितना है और अकाउंट्स पेएबल राशि कितना है। ये आपका अभ्यास है। आइए अब देखते हैं व्यवसाय में जो उधार पर लेन देन होती है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो है, और उनका असर प्रॉफिट पर क्या होता है। और शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या आपको ये लगता है कि किसी व्यवसाय का एक अवधि में कुछ लाभ अगर हुआ है, और उस अवधि के समाप्त होने पर व्यवसाय के पास कैश है, तो क्या कैश बैलेंस और प्रॉफिट एक समान होने की संभावना है? क्या लगता है आपको? तो हर व्यवसाय में उधार पर लेन देन होना ये तो रोजमर्रा की बात है, क्योंकि ग्राहक अक्सर बाद में पैसा देने का वादे करते हैं, और सप्लायर से भी बिजनेस अक्सर बाद में पैसे दे के अ, खरीदारी करता है। तो इसका मतलब ये, हम जब लाभ की गणना करते हैं, उस समय जब गणना हो रही है, तो व्यवसायों को उस अवधि, मतलब अगर एक महीने का लाभ की गणना कर रहे हो या एक साल की गणना कर रहे हो, तो उस अवधि के दौरान लखन नकद लेन देन और उधार पर किया गया लेन देन दोनों को शामिल करना चाहिए। और उधार का अगर लेन देन आप शामिल कर रहे हो, तो ये जरूर हो सकता है कि अवधि का जो कैश बैलेंस है और अवधि का जो नेट प्रॉफिट है वो अक्सर नहीं मिलेगा एक साथ, एक दूसरे के साथ, क्योंकि क्रेडिट का लेन देन प्रॉफिट के कैलकुलेशन में आपने इंक्लूड किया है, शामिल किया है। और आपको याद होगा, हमने उदाहरण भी लिए थे अकाउंट्स पेबल अकाउंट्स रिसीवेबल के। वो पैसा नहीं आया है अकाउंट्स रिसीवेबल से, और अकाउंट्स पेबल का पैसा ना ही गया है आपके हाथ से। तो इसका मतलब ये है कि कैश बैलेंस आपका और प्रॉफिट जो है अवधि का, वो अक्सर मैच नहीं करेगा। और उसमें कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। ये अक्सर होता है बिजनेस में, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हमेशा होते हैं। एक और तरह के ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होते हैं जिनको हम एडवांस ट्रांजैक्शन कहते हैं। आइए उनका असर देखते हैं कैश पर क्या होता है। तो एडवांस का मतलब क्या है? ये लेन देन जो है उधार की, ये बिल्कुल इससे उल्टा है। और ये उल्टे तरह का लेन देन को हम अग्रिम का लेन देन कहते हैं, या अंग्रेजी में कहेंगे एडवांस ट्रांजैक्शंस। पहला उदाहरण देखेंगे आप। एक ग्राहक अगले महीने के लिए कुछ टेंट हाउस का बुकिंग कर गया, और आपने वो ग्राहक को कहा कि भाई हम टेंट हाउस तो दे देंगे आपको शादी में, वो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप एडवांस पेमेंट करके जाइए, और अगर एडवांस मिल गया हमको, तो आपको हम गारंटी देंगे कि अगले महीने उस तारीख को, जिस तारीख को आपको चाहिए, टेंट हाउस आपके पास आ जाएगा।
इसका मतलब है बिजनेस के पास पैसा आ चुका है, पर ये रेवेन्यू नहीं है क्योंकि ये एडवांस लिया गया है, पर पैसा अंदर आ रहा है। इसका मतलब है कैश आपका अंदर आ रहा है। दूसरा उदाहरण है, जो सप्लायर से अगले महीने हम कुछ सामान खरीदना चाहते हैं और हमको डर है कि भाई अगर सप्लायर को हम नेक्स्ट अगले महीने कांटेक्ट करें तो हो सकता है वो बोले कि भाई माल तो खत्म हो गया, तो मुसीबत आ जाएगी। तो इसलिए हम आज ही उसको एडवांस पेमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये एडवांस ले लो और अगले महीने मुझे इस डेट को गारंटीड सामान चाहिए। तो इसका मतलब है कैश आज आपके हाथ से गया है, पर ये कॉस्ट नहीं है क्योंकि माल अभी तक आया नहीं है, पर कैश पर असर पड़ गया। एक और तरीका है जिससे कैश पर असर पड़ता है, जिसको हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, उसका अर्थ है जो भविष्य के खर्चे होते हैं जिनका भुगतान पहले से ही किया जा रहा है। ये एडवांस से लेके थोड़ा हटके है। एडवांस जो हमने देखा वो पीएनएल में नहीं आएगा क्योंकि वो खर्चा नहीं है, पर प्रीपेड एक्सपेंस जैसे नाम ही आपको दर्शा रहा है वो खर्चा है और वो पीएनएल में आएगा और उसका असर कैश पर भी आएगा इमीडिएटली। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वे खर्चे हैं जिनका भुगतान तो कर दिया जाता है लेकिन पूरा उपयोग कैश देने के वक्त नहीं होता है, और वो धीरे धीरे टाइम जैसे बढ़ता जाएगा, उस टाइम कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद उसका पूरा उपयोग आपको होगा। तो भुगतान के समय ही प्रीपेड खर्चा व्यवसाय में कैश झट से कम कर देगा उसी दिन, जिस दिन आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा। जब हम बैलेंस शीट का चर्चा करेंगे तब देखेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैसे डालें अगर डालना है उसमें तो, और एडवांसेस को कैसा डालें। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एडवांसेस जो है वो पीएनएल में नहीं आएंगे, बैलेंस शीट में आएंगे। और प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो थोड़ा हटके होगा, उसका असर बैलेंस शीट पे हो सकता है अगर अ, लंबे टाइम का अगर प्रीपेड एक्सपेंस है आपका, पर उसका असर पीएनएल पे भी आएगा। तो ये थोड़ा हटके है, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को। कहने का मतलब यह है कि क्रेडिट और एडवांस ट्रांजैक्शन जो है और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है इनका व्यवसाय के प्रॉफिट पर असर पड़ता है। इसका मतलब है पीएनएल पर असर पड़ता है और कैश फ्लो पे, मतलब कैश पर भी असर पड़ता है। तो इनको थोड़ा विस्तार से देखते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं 4 लेन देन आपके। पहला लेन देन है उधार पर बिक्री, दूसरा है उधार पर खरीदी, तीसरा है उधार पर बिक्री जो की थी उसका अगर पैसा आपके पास आया है तो वो 3 नंबर का आइटम है। तीसरा है उधार पर अगर खरीदी की थी तो उसका भुगतान जिस दिन कर रहे हो, यह आपका चौथा नंबर का लेन देन है। तो हम देखना चाहेंगे कि ये 4 जो लेन देन है, और आगे 2 स्लाइड पर कुछ और लेन देन भी आने वाली है। तो ये 4 लेन देन का असर हम 4 चीजों पर देखना चाहेंगे। एक है रेवेन्यू पर असर क्या होगा, दूसरा है कॉस्ट पर क्या होगा, तीसरा है प्रॉफिट पर क्या होगा, और चौथा है कैश पर क्या असर पड़ेगा बिजनेस के। तो शुरुआत करते हैं उधार पर बिक्री हुए उससे। अगर आपकी बिक्री उधार पर हुई है तो आपका रेवेन्यू बढ़ गया है क्योंकि आप बोल रहे हो कि भाई सामान तो आपने बेच दिया है, पैसा भले ही बाद में आएगा पर जरूर आएगा क्योंकि वादा हुआ है, तो इसीलिए रेवेन्यू आपका बढ़ गया। आपके कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं क्योंकि ये आइटम ही ऐसा है, वो रेवेन्यू का आइटम है, कॉस्ट का आइटम नहीं है। पर अगर रेवेन्यू बढ़ गया और कॉस्ट नहीं बदला है तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ गया। पर इस ट्रांजैक्शन का
कोई कैश पर कोई असर नहीं है, क्योंकि कैश आया ही नहीं है और गया भी नहीं है, तो कैश में कोई बदलाव नहीं आएगा। उधार पर अगर खरीदी की आपने कुछ सामान सप्लायर से, तो आपका रेवेन्यू में कोई असर नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, पर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर आपका कॉस्ट बढ़ गई और रेवेन्यू अगर बदला नहीं है, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। पर यह भी लेन देन में कोई कैश ना ही जा रहा है ना ही आ रहा है, तो कैश में कोई बदलाव नहीं है बिजनेस में। अब 3 नंबर में आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो शायद पिछले सप्ताह में आपने उधार पर बिक्री की थी, आज उसका भुगतान आ रहा है आपके पास, वो 3 नंबर है। इस पर ये भुगतान का कोई रेवेन्यू पर बदलाव नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम रेवेन्यू में दिखा चुके हैं पिछले सप्ताह के, और ये रेवेन्यू का ट्रांजैक्शन है पिछले सप्ताह का, तो इसका कॉस्ट पर कुछ असर नहीं है। इसका जो असर पहले हम देख चुके हैं, उसके कारण उसका असर प्रॉफिट पर हो चुका है ऑलरेडी, उधार पर बिक्री जब की थी। अब सिर्फ उसका निवेश हम ले रहे हैं, मतलब कैश कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये तीनों चीजों में कोई बदलाव नहीं आएगा। पर अगर कैश अंदर आ रही है बिजनेस के, तो ऑब्वियसली आपका कैश बिजनेस का बढ़ गया। उसी तरह से अगर उधार पर खरीदी अगर की है पिछले सप्ताह आपने, और आज आपने उसका भुगतान किया है, तो ना ही रेवेन्यू बदलेगा, ना ही कॉस्ट बदलेगा, ना ही प्रॉफिट बदलेगा, पर आपका कैश जरूर कम हो जाएगा। ये जो हमने लेन देन देखे 4, और आगे चल के और कुछ देखने वाले हैं, इनको हम जल्दी ही देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको कैसे दिखाएंगे। और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम ये भी देखेंगे इनको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो 3 और लेन देन देखते हैं, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। 5 नंबर है, कोई ग्राहक अगर आपको एडवांस पेमेंट कर रहा है, क्योंकि भविष्य में डिलीवरी उसको देनी है, तो ये एडवांस पेमेंट है, इसका रेवेन्यू पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये रेवेन्यू नहीं है, आपने अभी तक सामान नहीं दिया है उसको। इसका कॉस्ट से भी कोई ताल्लुक नहीं है। अगर रेवेन्यू में बदलाव नहीं, कॉस्ट में बदलाव नहीं, तो प्रॉफिट में भी बदलाव नहीं है। पर कैश आपका जरूर बढ़ गया, क्योंकि कैश अंदर आ गया है। उसी तरह से अगर आपने सप्लायर को एडवांस पेमेंट दिया है कुछ चीजों के लिए, तो कैश आपका कम हो गया, पर आपका रेवेन्यू बदला नहीं, आपका कॉस्ट बदला नहीं, और आपका प्रॉफिट भी बदला नहीं। अगर प्रीपेड खर्चा है, तो भले ही इसको हम खर्चा कह रहे हैं, पर इसको आपको याद होगा जो मैंने पहले कहा था, इसका लाभ आपको कब होने वाला है। लाभ का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ, पर इस इसकी उपयोगिता कब होने वाली है, आज नहीं, पर ये आगे चल के है। इसीलिए आज के प्रॉफिट या आज के कॉस्ट या आज के प्रॉफिट पर, रेवेन्यू पर इसका कोई असर नहीं होगा। पर आपका कैश जरूर कम हुआ है, क्योंकि आपने प्रीपेड खर्चा, मतलब आज के दिन ही आगे चल के जो 5 महीने का रॉ मटेरियल का खर्चा है, वो आपने अभी दे दिया है मान लो, तो इससे आपका कैश कम हो गया, पर कॉस्ट नहीं कम ज्यादा बढ़ा हुआ है, रेवेन्यू में चेंज नहीं है, वो प्रॉफिट में भी चेंज नहीं है, क्योंकि अगर भले ही आपने ये पैसा आज दिया है, इसके बदले में आपका माल अभी तक आपके पास नहीं आया है। तो इसको थोड़ा हट के देखेंगे। वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए, तो इसमें और एडवांस पेमेंट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा आपको। आगे चलते हैं। 4 और ट्रांजैक्शन है उसके एक है एसेट्स की खरीदारी, जो आपने नकद देके की है। उसके बाद में एसेट्स की बिक्री,
जिसके कारण आपको नकद आया है। उसके बाद है ऋण आपने अगर लिया है तो, और उसके बाद में ऋण का मूलधन अगर आपने चुकाया तो क्या होगा। तो एसेट्स की खरीदारी पर देखते हैं पहले। अगर आपने नकद दे के एसेट खरीदा है तो ये तो एसेट है, या आपको सिर्फ एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, सालों तक चलने की आशा है, तो इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ना ही इसका कोई रेवेन्यू पर असर है। और रेवेन्यू अगर नहीं बदला है, कॉस्ट नहीं बदला है, तो प्रॉफिट भी नहीं बदलेगा, पर आपका कैश जरूर कम हुआ है इसके कारण। अगर आपने एसेट्स की बिक्री की है और इसके कारण आपको अगर कैश मिला है तो आपका कैश ऑब्वियसली बढ़ गया, पर रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, कॉस्ट भी नहीं बढ़ा है, और प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा। तो इन तीनों चीजों पर कोई बदलाव नहीं है। आपने अगर ऋण लिया है तो ये ऋण है, तो पैसा आ रहा है अंदर, पर रेवेन्यू के जरिए नहीं आ रहा है, तो रेवेन्यू में कोई बदलाव नहीं है, कॉस्ट में भी कोई बदलाव नहीं है, प्रॉफिट में भी बदलाव नहीं है, पर आपका कैश जरूर बढ़ गया। और जिस दिन आप ऋण ऋण का मूलधन चुकाएंगे उस दिन आपका कैश कम हो जाएगा, पर बाकी तीनों चीजों में कोई बदलाव नहीं आएगा। आखिरी लेन देन है डिप्रिसिएशन। आपको याद होगा डिप्रिसिएशन का मतलब, इसको हम मूल्यह्रास कहते हैं। तो मूल्यह्रास के कारण रेवेन्यू में कोई बदलाव नहीं है, पर आपको याद होगा डिप्रिसिएशन ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो इसीलिए आपका कॉस्ट बढ़ गया। अगर रेवेन्यू नहीं बदला है पर कॉस्ट बढ़ गया है तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। पर आपको ये भी याद होगा डिप्रिसिएशन ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इसीलिए आपका कैश में कोई बदलाव नहीं आएगा बिजनेस में। और ये इसलिए है कि भले ही हम डिप्रिसिएशन के खर्चे को रेवेन्यू से घटाते हैं, पर वास्तव में किसी को हम कैश नहीं दे रहे डिप्रिसिएशन का, इसीलिए कैश आपके पास बना रहता है। और इसी कारण डिप्रिसिएशन को हम नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं, क्योंकि भले ही वो कॉस्ट को बढ़ाता है पर व्यवसाय की कैश पर इसका असर नहीं होता है, इसीलिए ये नॉन कैश एक्सपेंस कह कहलाते हैं। अब आपके लिए कुछ अभ्यास है, कुछ लेन देन मैं आपको दिखाने वाला हूं जो 1 वर्ष की लेन देन है। अब ये बिजनेस ने पिछले साल किसी व्यक्ति को कुर्ता बेचा था। उस ग्राहक से आज उनको 500 रुपया मिला है। बिजनेस ने 5,000 रुपए का ऋण जो लिया था वो चुकाया है। अगले 2 महीने का किराया 4,500 एडवांस में दिया है। इसका मतलब है 1 महीने का किराया है 2,250, और कुल 2 महीने का मिला के 4,500 एडवांस में दिया है। एक टेबल फैन को 1,200 रुपए में बेच दिया है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। एक ग्राहक को 450 रुपए में एक सलवार कुर्ता बेचा है और उसने अगले महीने पैसे देने का वादा किया है। पिछले वर्ष जो भी डिप्रिसिएशन हुआ है उसको लेके 3,500 को पीएनएल में शामिल शामिल किया है। अब आपको ये बताना है कि इन लेन देन का, और आपको हर लेन देन के बारे में अलग अलग लिखना पड़ेगा। हर लेन देन में आपको ये बताना है कि उस लेन देन का रेवेन्यू पर क्या असर है, कॉस्ट पर क्या असर है, प्रॉफिट पर क्या असर है, और कैश पर क्या असर है। और ये आपको दर्शाना है कि वो चीज बढ़ी है या घटी है। तो ये आपका अभ्यास रहा। 6 लेन देन है इसमें। तो आइए अब देखते हैं दूसरी
दूसरे पॉइंट पर, जिसका नाम है कैश प्रबंधन या कैश मैनेजमेंट। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पर साथ साथ पर्याप्त कैश रखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कैश नहीं है आपके पास तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो अगर पर्याप्त कैश नहीं है आपके पास तो ये समस्या इसलिए है कि जरूरत पड़ने पर आप खर्चों का भुगतान नहीं कर पाएंगे। और अगर आप खर्चों का भुगतान नहीं कर पाएंगे, हो सकता है रॉ मटेरियल सप्लायर आपको सब मटेरियल देना बंद कर दे। हो सकता है आप जहां आपका दुकान है उसका आपने किराया नहीं दिया है, तो मालिक कहेगा भाई छोड़ दो। इसका मतलब है कि आपके पास अगर कैश नहीं है तो बड़ी समस्या हो सकती है। पर आपके पास बहुत ज्यादा कैश है तो ये भी एक समस्या है। क्योंकि इस तरह से सोचिएगा आप, अगर आपके पास ढेर सारा पैसा पड़ा है जिसको आप बस देख के खुश हो रहे हो, पर उससे कुछ और पैसा निकल रहा है क्या? इसका मतलब है पैसा बेकार पड़ा है, उससे कुछ आपको प्राप्ति नहीं हो रही है, और यह भी समस्या है। इसका मतलब है दोनों समस्या है। एक तो आपके पास अगर पर्याप्त कैश नहीं है तो समस्या है, आपके पास बहुत ज्यादा कैश है तो भी समस्या है। और ये आप प्रश्न जो है इसका जवाब मैंने थोड़ा दे दिया है, पर आप सोचो कि आपका अगर बिजनेस है या कोई बिजनेस आप सपोर्ट कर रहे हो, और दो प्रश्न मेरे ये है कि अगर उस बिजनेस के पास बहुत ही कम नकद है, बहुत ही कम कैश है, तो आप बताइए मुझे कि क्या असर होगा बिजनेस पर, क्या कर पाएंगे आप, क्या नहीं कर पाएंगे। और दूसरा प्रश्न ये है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा कैश है उस बिजनेस का, तो आप क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा विचार करके बताइएगा मुझे आपके खुद के बिजनेस के बारे में। और अगर आपके पास बिजनेस नहीं है और आप किसी बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हो तो उसको लेके ये दो प्रश्न के उत्तर आप दीजिएगा। तो जैसे हमने चर्चा की उससे आपको पता चल गया कि अगर व्यवसाय में पर्याप्त कैश नहीं है तो मुसीबत हो सकती है, और अगर बहुत ज्यादा कैश है तो भी मुसीबत है। तो ये कैसे सुनिश्चित करे कि व्यवसाय के पास पर्याप्त कैश रहे। तो इनके कुछ तरीके हैं, तो आइए वो देखते हैं हम। तो पहला तरीका ये है कि ग्राहक को कम से कम उधारी दे, बहुत ज्यादा ना दे। क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा उधारी दी है तो रेवेन्यू तो आपका बढ़ गया पर कैश नहीं आया है, और कैश नहीं आया है तो आप सामान नहीं खरीद सकते हो फिर। दूसरा तरीका यह है कि आप कस्टमर को ये बोल सकते हो कि भाई अगर आपने एडवांस पेमेंट दे दिया थोड़ा बहुत, तो हम आपको प्राइस 100 जो है उसके बदले 90 रुपए में देंगे। तो इसका मतलब है छूट देके आप ग्राहकों को एडवांस पेमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे क्या होगा, आपके पास कैश आ जाएगा। भले ही आपका रेवेन्यू जो है वो घटेगा क्योंकि आप छूट दे रहे हो, पर आपके पास कैश जल्दी के जल्दी आ जाएगा। तीसरा तरीका है कि अगर आपके अकाउंट्स रिसीवेबल है, एआर, तो उनकी वसूली जल्दी से जल्दी करें। अब जिस दिन कस्टमर ने वादा किया है, बेहतर ये होगा शायद आप एक दिन पहले उसको बोले कि भाई आपने वादा किया है कल मुझे आप पैसा देने वाले हो, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कल मैं 4 बजे आने वाला हूँ दोपहर को पैसा लेने के लिए। तो इस तरह से आप जल्दी से जल्दी वसूली कर सकते हो। अब दो चीजें मैं आपको अंग्रेजी में पहले बताऊंगा फिर हिंदी में बोलेंगे।
आपका जो रेवेन्यू है उसको आप कंटिन्यूअसली कैसे लाना है ये सोचना चाहिए। और दूसरी चीज आपको सोचना चाहिए उसकी यूनिफॉर्मिटी कैसे मेंटेन करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपका रेवेन्यू जो है महीने का, ऐसे नहीं होना चाहिए कि 1 तारीख को बहुत रेवेन्यू आ गया, आगे के 10 दिन कुछ रेवेन्यू आया ही नहीं, उसके बाद में फिर से बहुत बड़ा रेवेन्यू आ गया, फिर 5 दिन कुछ नहीं हुआ, फिर थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ गया और फिर कुछ नहीं हुआ 7-8 दिन। ऐसे अगर करेंगे तो आप तो भले ही महीने का P&L तो ठीक दिखेगा आपको, पर इससे होगा क्या, प्रॉब्लम क्या होगा कि सिर्फ आपको 3 दिन अच्छा खासा रेवेन्यू आया है, पर आपके कॉस्ट तो 3 दिन के नहीं है ना, हर रोज आपका कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा। तो ये रहा प्रॉब्लम अगर आपका रेवेन्यू कंटिन्यूअस नहीं है, इसका हिंदी में कहेंगे नियमित नहीं है। दूसरी चीज है जिसको हम यूनिफॉर्मली कहेंगे अंग्रेजी में, हिंदी में कहेंगे समान रूप से। और एक और उदाहरण लेते हैं, आपका पहला दिन का रेवेन्यू है 2000, दूसरे दिन का है 200, तीसरे दिन का है 15 रुपया, चौथे दिन का है 5000, पांचवें दिन का है 700, छठे दिन का है 300 और सातवां दिन सप्ताह का है वो 10,000। अब रेवेन्यू अगर पूरा सप्ताह का देख लो आप तो अच्छा खासा है, पर बहुत ऊपर नीचे हो रहा है ये, तो इससे कई सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं आपको। एक दिन आपके पास बहुत ज्यादा कैश आ गया, आपका कैश बॉक्स में बहुत ज्यादा पैसा है उस दिन, उस रात को चोरी हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। मान लो एक एक दिन रेवेन्यू जो आपका बहुत कम आ गया, उस दिन बहुत सारा पैसा आपको सप्लायर को देना है, आपके पास कैश है नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका रेवेन्यू यूनिफॉर्म रहा, मतलब समान रूप से, अगर पहले दिन 4,000 है, दूसरे दिन 3,500 हुआ ठीक है, तीसरे दिन 4,200 हुआ ठीक है, चौथे दिन 2,800 हुआ ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कम ज्यादा नहीं हो रहा है। तो ये भी बड़ा जरूरी है। और ये आपके हाथ में कुछ हद तक है चीज, कुछ हद तक आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि जिस दिन कस्टमर नहीं आएंगे उस दिन आपका रेवेन्यू कम होगा। पर आपका प्रयत्न इसी तरह से होना चाहिए कि रोज आपका रेवेन्यू समांतर रहे, समान रूप से रहे। तो अगर ये इन चीजों को हम गौर से देखेंगे तो हम कैश का प्रबंधन पर्याप्त रूप से कर सकते हैं। कुछ और चीजें हैं जिन पर आप गौर करेंगे। पहला पॉइंट है सप्लायर के साथ ऐसे क्रेडिट पॉलिसी बनाएं कि जो व्यवसाय को ज्यादा उधारी दे और ज्यादा समय के लिए दे। इससे क्या होगा कि आपका जो सप्लायर को देने का पैसा है वो आपके पास पड़ा रहेगा, काफी दिन तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है सप्लायर को एडवांस पेमेंट कम से कम करें, क्योंकि अगर एडवांस पेमेंट आपने बहुत ज्यादा कर दिया तो आपका कैश हाथ से निकल जाएगा। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह सुनिश्चित करे कि व्यवसाय के पास बहुत अधिक इन्वेंट्री ना रहे या फिर बहुत अधिक समय के लिए इन्वेंट्री ना रहे। दोनों चीजें हैं। अगर आप किराने की दुकान चला रहे हो, आपको पता है कि आपके दुकान में 50 साबुन है, पर आपको यह भी पता है कि एक सप्ताह में आप 10 या 15 साबुन बेचते हो, उससे ज्यादा नहीं बेचोगे, तो 40-50 साबुन एक साथ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका उसमें जो आपका पैसा अटका हुआ है वो निकलेगा कब? 4 सप्ताह के बाद निकलेगा, जब आप 40 या 50 साबुन बेचेंगे तभी निकलेगा पैसा। तो आपका पैसा अटक रहा है उसमें, इन्वेंट्री में, इसीलिए ज्यादा इन्वेंट्री रखना उचित नहीं है और ज्यादा समय के लिए रखना ये भी उचित नहीं है। अब साबुन जैसी चीज है वो खराब नहीं होगी,
तो ठीक है। पर अगर आप मान लो आप कुछ समोसे बना के रखे हैं बेचने के लिए, और ढेर सारे समोसे आपने बना के रख दिए, और आज आपने सिर्फ 30 समोसे बेचे हैं, आपके पास अभी और 70 समोसे पड़े हैं। आप ये साबुन की तरह ये नहीं सोच सकते हो क्योंकि भाई इसको तो कल भी बेच देंगे, क्योंकि कल तक वो खराब हो जाएंगे। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे पेरिशेबल, जो खराब होने वाली चीज होती है। तो इसका मतलब यह है कि आपको ज्यादा समय के लिए भी इन्वेंट्री रखना उचित नहीं है। तो ये दोनों चीजों पर गौर करना चाहिए, अधिक इन्वेंट्री ना रहे और अधिक समय के लिए भी इन्वेंट्री ना रहे। एक और तरीका है, जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो उसका चयन ऐसा करना चाहिए कि उसको सोच के लेना चाहिए कि भाई मैं 2 महीने के बाद एक टेबल खरीदने वाला हूँ बिजनेस के लिए, जो आएगा 5,000 रुपए में। और ये आपको पता है कि 2 महीने के बाद आपके पास 5,000 रुपए होना आवश्यक है। तो आज से ही आपको तैयारी करनी है। आज से ही अगर आप हर रोज 100 रुपया अलग रखेंगे तो आपका 40-50 दिन में लगभग 5,000 रुपये हो जाएगा। तो इसका मतलब है दिन प्रतिदिन जो कैश है उस पर असर ज्यादा नहीं पड़ेगा। अगर रोज हजार हजार रुपया अगर आप रखने की सोच रहे हो तो ये नहीं होगा। पर अगर रोज 100 रुपया अलग रखने की सोच रहे हो तो ये हो सकता है बिजनेस में हमेशा। तो इसीलिए ये समयबद्धता आवश्यक है। आपको ये नहीं सोचना है कि टेबल खरीदना है चलो आज जाके खरीद लेते हैं, नहीं, उसका प्लानिंग करना जरूरी है। कुछ कुछ बिजनेस जिसमें सीजनैलिटी होती है, और सीजनल बिजनेस का कुछ उदाहरण लेते हैं हम। अगर कोई खुदरा दुकान है, रिटेल शॉप जिसको कहते हैं हम अंग्रेजी में, वो त्योहारों के दिन जैसे दिवाली है तो दिवाली के महीनों में अक्सर ज्यादा वस्तुएं बेचती है ऐसी दुकान। अगर आपका अचार का बिजनेस है तो गर्मी के मौसम में बहुत सारे आम आप खरीद सकते हो, और खरीदना जरूरी है क्योंकि अगर बारिश चालू हो गई तो आम मिलना बंद हो जाएगा। तो अचार आपको जो भी बनाना है वो गर्मी के मौसम में ही बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आपके रेवेन्यू में भी सीजनलिटी है जो नंबर 1 में है, और आपके कॉस्ट में भी सीजनलिटी है वो जो नंबर 2 में है। और इस तरह के जो बिजनेसेस है इनमें खासकर रोजमर्रा आपको मशीन तो नहीं खरीदेंगे, आप मशीन कभी कभार खरीदेंगे। पर जब भी आप मशीन खरीदेंगे, जैसे हमने पहले देखा है, टाइमिंग इसका जरूरी है। तो ये अगर सतर्क आप रहे कि भाई आम तो खरीद रहे हैं, पर आम रखने के लिए और आम का अचार रखने के लिए कई सारे बोतल भी खरीदने हैं आपको, और वो महंगी चीज हो सकती है। तो इसका असर आपके कैश पर पड़ने वाला है। तो ये प्लान आपको शुरुआत से करना है क्योंकि ये सीजनल बिजनेस है, तो अचानक कैश की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाएगी उस महीने, और उसका प्लानिंग आपको 6-7 महीने पहले से चालू करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है अगर सीजनैलिटी है तो उसके निपटने के लिए आपके पास पर्याप्त कैश होना जरूरी है। और जब सीजनैलिटी है उस दौरान आप क्रेडिट पॉलिसी को दोबारा गौर करें। आपको अगर पता है कि आपने अचार बनाने के लिए ढेर सारा पैसा देके आम खरीदे हैं, तो जब आम के अचार की बिक्री आप चालू करेंगे, और अगर वो पैसा आम खरीदने के लिए आपने लोन लिया है, तो आम के अचार की बिक्री जब करना चालू करेंगे तो बेहतर ये होगा कि आप क्रेडिट पर ना बेचें। जल्द से जल्द आपको अगर कैश मिल गया तो आपका लोन रीपेमेंट में उसकी सहायता होगी। तो ये आपको सोचना चाहिए कि सीजनलिटी का असर आपके बिजनेस पर
और खास तौर पर कैश के ऊपर कैसा होगा, और उसका प्लानिंग शुरुआत से पहले करना चाहिए। तो मेन पॉइंट्स हैं हमारे, आपको याद होगा अकाउंट्स रिसीवेबल, ये जो पैसा है AR जिसको कहते हैं, जो आपको प्राप्त करना है क्योंकि आपने सामान बेच दिया है पर ग्राहक ने पैसा नहीं दिया है अभी तक। बिजनेस चलाने में सिर्फ प्रॉफिट का ही नहीं है हाथ, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कैश का। तो आपका अगर बिजनेस व्यवहार्य है, व्यवहार्य तभी होगा जब आप लाभ कमाएंगे और आपके पास पर्याप्त कैश भी हो। कैश का प्रबंधन है, उसको करने के लिए कुछ चीजें हमने देखी। पहली चीज यह है कि सप्लायर से आप ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट लो और कस्टमर को कम से कम क्रेडिट दो। दूसरा है जो इन्वेंट्री है उसको इष्टतम स्तर पे रखे, इसका मतलब अंग्रेजी में कहेंगे ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब यह है कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, जितनी जरूरत है उतनी ही इन्वेंट्री उसी समय के लिए रखे। और तीसरा है आय जो है, आपकी रेवेन्यू जो है वो निरंतर रहे, मतलब समान रहे और कंटिन्यूअस रहे, दोनों चीजें। तो आइए अब नजर डालते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। आपको याद होगा P&L में हमने व्यवसाय में रेवेन्यू क्या है और प्रॉफिट क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये समझने में P&L की मदद होती है। जबकि कैश फ्लो है उसका उसकी जरूरत कुछ हटके है। वो क्या दर्शाता है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट ये दर्शाता है कि कैश की स्थिति बिजनेस में कैसी है। तो कैश फ्लो चार चीजों के बारे में हमको बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि आपका आरंभिक कैश बैलेंस क्या है, मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है। दूसरी चीज है कैश फ्लो दर्शाता है कि वो अवधि के दौरान कैश कितना आया है, और 3 नंबर है वो अवधि के दौरान कैश कितना बाहर गया है। और चौथा आइटम है अवधि के अंत में आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो ये चार चीजों के बारे में हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। और एक बड़ा सिंपल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, आपका अंतिम कैश बैलेंस जो है वो कैसे आएगा, जब आप आरंभिक कैश ओपनिंग कैश बैलेंस को उसके साथ इनफ्लो को जोड़ेंगे और उसमें से आउटफ्लो घटा देंगे, तो आपके पास अंतिम रोकड़ कैश जो है उसका बैलेंस आ जाएगा। तो सवाल आपको सोचना है इस प्रश्न का, आप अगर आपका खुद का बिजनेस है तो अच्छा है, अगर आप किसी बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हो तो सवाल यह है कि उस बिजनेस में नकद लेन देन का जो डेटा है वो कहां से आएगा। और मैं याद दिलाना चाहूंगा इसका जवाब है डे बुक से, क्योंकि डे बुक में आपके लेन देन लिखे हुए हैं, तो वहां से आपको इसका डेटा मिलेगा। तो आइए देखते हैं व्यवसाय में किस किस तरीके से कैश अंदर आता है और किस तरीके से कैसे कैश बाहर जाता है। और ये कुछ कुछ हद तक हम देख चुके हैं। सो जैसे कच्चा माल खरीदना, ग्राहक से कैश लेना, इन चीजों के कारण लेन देन कैश का होता है। ना इनमें से कुछ लेन देन जो है वो आवर्ती है, जो बार बार होती है, मतलब अक्सर रोजमर्रा की चीजों में, जैसे आप कच्चा माल खरीद रहे हो, ग्राहक से नकद ले रहे हो, ये रोजमर्रा की चीजें हैं, तो इसको हम आवर्ती चीजें कहेंगे। पर कुछ चीजें ऐसी है, कुछ लेन देन ऐसी है वो कभी कभार होती है,
जैसे आप ऋण लेंगे, अब रोज ऋण नहीं लेने वाले हो आप, कभी कभार 2 साल के बाद एक एक बार लेंगे। तो हर किसी प्रकार का कैश फ्लो समझने के लिए हम दो श्रेणियों में उनको बांटेंगे। पहली श्रेणी है आवर्ती कैश फ्लो, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे रिकरिंग कैश फ्लो, और दूसरी है गैर आवर्ती कैश फ्लो, जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे नॉन रिकरिंग कैश फ्लो। आइए पहले देखते हैं आवर्ती कैश फ्लो में क्या क्या चीजें हैं जो आवर्ती कैश फ्लो में जाती है। और कई सारी चीज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। मैं 2-3 चीजों को आपको बता रहा हूँ, बाकी आप पढ़िएगा। सबसे पहला तो सिंपल चीज है, कैश बिक्री जो होती है वो अक्सर आपका रोजमर्रा की चीज है, तो वो आवर्ती कैश में आ जाएगा। कच्चे माल के लिए जो आप कैश दे रहे हो वो भी रोजमर्रा की चीज है, वो भी आ जाएगा। देनदारों से जो मिला कैश है, लेनदारों को जो आपने दिया है, वेतन जो दिए हैं, आम, श्रमिकों की मजदूरी वगैरह वगैरह, तो ये सब चीजों को आप अक्सर देखेंगे जो आवर्ती कैश फ्लो में आती है। और कुछ चीज ऐसी है जो गैर आवर्ती है, वो कभी कभार होती है। जैसे मालिक द्वारा व्यवसाय में निवेश किया गया हुआ कैश, या फिर लिया गया ऋण, या फिर मशीन की खरीदारी या कंप्यूटर की खरीदारी, या फिर इमारत को, भवन को आप बेचोगे। ये सब चीजें रोजमर्रा नहीं होती है, रोज नहीं होती है, कभी कभार होती है। या फिर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हो, दे रहे हो, ये सब चीजें कभी कभार होती है, तो इनको हम गैर आवर्ती में डालेंगे। तो आपके पास एक, अब मैं अभ्यास दे रहा हूँ। सुंदरी गारमेंट्स आपको याद होगा बिजनेस, और ये सुंदरी गारमेंट के लेन देन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो हर लेन देन के सामने आपको दिखाई दे रहा है राशि। तो ये लेन देनों को लेके, इन राशियों को लेके आपको ये पहले बताना है कि ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है। इसका मतलब है कैश इनफ्लो का मतलब है कैश अंदर आ रही है, आउटफ्लो का मतलब है कैश बाहर जा रही है। और ये कॉलम में आपको वो लिखना है, इन या आउट। ये कॉलम में आपको लिखना है कि ये लेन देन जो है ये आवर्ती है या गैर आवर्ती है, ये लेन देन है ये आवर्ती है या गैर आवर्ती है। तो यहाँ आपको लिखना है रिकरिंग या नॉन रिकरिंग। तो ये आपका अभ्यास है, इस लेन देनों को लेके आपको वर्गीकृत करना है, इनफ्लो आउटफ्लो में, और रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में। आइए अब देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब संरचना क्या है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की शुरुआत होती है ओपनिंग कैश फ्लो बैलेंस से, मतलब शुरुआती कैश फ्लो का बैलेंस है। उसके बाद में आवर्ती कैश फ्लो आते हैं। और आवर्ती कैश फ्लो दो तरह के होते हैं, आपको याद होगा, इनफ्लो है और आउटफ्लो है। तो यहाँ आपका कुल इनफ्लो आ जाएगा, यहाँ पर कुल आउटफ्लो आ जाएगा। ये आ गया आपका नंबर 3 और नंबर 4। और ये दोनों को लेके आप निकाल सकते हो नेट आवर्ती कैश फ्लो। नेट आवर्ती कैश फ्लो क्या होगा, ये आपका इनफ्लो है, उसमें से आप आउटफ्लो घटा देंगे, मतलब 3 से 4 घटा देंगे, जो यहाँ पे लिखा है। तो ये सेक्शन खत्म होने के बाद आएगा आपका गैर आवर्ती कैश फ्लो। उसमें भी दो तरह के कैश फ्लो है, आपका इनफ्लो है और आपका आउटफ्लो है, 7 और 8 नंबर का। और आपका नेट नॉन रेकरिंग कैश फ्लो पता चलेगा जब आप 8 नंबर को 7 से निकाल देंगे। उसके बाद में आपका आखिरी वाला आइटम है जो नेट कैश फ्लो चेंज है, मतलब कैश फ्लो में जो नेट परिवर्तन है महीने का, या अगर महीने का कैश फ्लो है तो, या अगर सप्ताह का है तो सप्ताह का नेट परिवर्तन। तो ये नेट परिवर्तन कैसे पता चलेगा, जब आप नेट रिकरिंग कैश इनफ्लो को, सॉरी, नेट रिकरिंग कैश फ्लो को, मतलब नंबर 5 को नंबर 9 से जोड़ेंगे।
जो है नेट आवर्ती गैर आवर्ती कैश फ्लो। तो नेट आवर्ती कैश फ्लो और नेट गैर आवर्ती कैश फ्लो को जोड़ के आपको नेट कैश फ्लो में नेट परिवर्तन जो आएगा वो दिखाई देगा, और उसको लेके अब आप क्लोजिंग बैलेंस अच्छे से बोल सकते हो कि भाई अगर आप ओपनिंग बैलेंस को नेट परिवर्तन के साथ जोड़ेंगे तो आपको अंतिम कैश फ्लो बैलेंस आ जाएगा। तो आपका एक और अभ्यास ये है, अभी आप ये स्ट्रक्चर देख चुके हो, संरचना देख चुके हो कैश फ्लो स्टेटमेंट का। पिछले स्लाइड पर हमने देखा था कुछ लेन देन, उनका प्रयोग करके आपको ये बताना है कि अगर सुंदरी गारमेंट्स का जनवरी का महीने का अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना है और शुरुआती कैश फ्लो बैलेंस 10,000 रुपए था, तो आपको ये बताना है कि अंतिम कैश फ्लो बैलेंस कितना है। एक और कॉन्सेप्ट है जो जिसको हम देखेंगे, जिसका नाम है फोरकास्टेड कैश फ्लो। फोरकास्टेड का अंग्रेजी में मतलब है कि आपको अंदाज लगा रहे हो अगले महीने क्या होगा या अगले साल क्या होगा। जैसे आप अंदाज लगा रहे हो अरे बारिश तो आएगी कल, कैसे लगाया आपने, क्योंकि आप आज देख रहे हो बारिश का माहौल लग रहा है आपको। तो उसी तरह से बिजनेस में भी हम फोरकास्टिंग करते हैं, सिर्फ बारिश का फोरकास्ट नहीं होता है, कैश फ्लो का भी फोरकास्ट कर सकते हैं हम उसी तरह से। तो वो कैसे करें, उसके लिए अंदाज कहाँ से लाए हम। तो ये सवाल का जवाब बिल्कुल सीधा साधा है कि अगर हर महीने अगर आप कैश फ्लो बनाते हो तो अगले महीने का फोरकास्टेड कैश फ्लो आप बनाएंगे उस चीज को लेके जो आपने पिछले महीने बनाया है। तो इसका मतलब है आप अगर महीने के आखिर में उस महीने का कैश फ्लो बना सकते हो, तो उस महीने का कैश फ्लो लेके आपको आगे के महीने का भी अंदाज करना जरूरी है। इससे क्या होगा, ये अंदाज करने से क्या होगा, तो ये अगर फोरकास्टेड कैश फ्लो आपने बनाया है अंदाज करके, तो आगे के महीने में चल के आपको संचलन में मदद करेगा, क्योंकि आप जान चुके हो कि भाई अगले महीने ये इतना पैसा आने वाला है, इतना पैसा जाने वाला है। तो उसकी अगर प्लानिंग कुछ करना है आपको तो आपके पास अभी टाइम है। तो इसीलिए फोरकास्टेड कैश फ्लो हर महीने का पिछले महीने के आखिर में बनाना जरूरी है। तो ये कैसे बनाएंगे, तो ये बनाने के लिए कुछ चीजें जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये अंदाज लगाना चाहिए कि कच्चा माल खरीदने के लिए आपको कितना पैसा और कब देना पड़ेगा अगले महीने। दूसरी चीज आपको उसी में है कि आप अगर कुछ चीजें बेच रहे हो तो आपके अंदाज में आप कितनी वस्तुएं कब बेचेंगे। तो इसका मतलब है आपको रेवेन्यू का भी अंदाज होना चाहिए और आपको कॉस्ट का भी अंदाज होना चाहिए। पर ये बात रेवेन्यू और कॉस्ट की ही नहीं हो रही, ये कैश की हो रही है, क्योंकि आपको याद होगा रेवेन्यू आपका क्रेडिट पे भी होगा और आपको याद होगा कॉस्ट भी आपका क्रेडिट पे होगा। इसीलिए मैंने पहले कॉस्ट और रेवेन्यू शब्द यूज नहीं किया है। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आपको ये योजना बनानी है, आपको ये अंदाज करना है कि आपको कच्चा माल खरीदने के लिए जो आप पैसा देने वाले हो उसका अंदाज आपको करना है, और जो वस्तुएं आप बेच के पैसा आने वाला है उन वस्तुओं की मात्रा आपको उसका अंदाज करना है। इसके अलावा कुछ और रोजाना खर्च है, कुछ मरम्मत होगा तो उसको आपको
अंदाज करना है। अगर आप कुछ सोच रहे हो खरीदने के लिए जो उपकरण है, या फिर ये भी सोच हो सकता है कि कुछ उपकरण आपके पास है जो पुराने हैं, आपके आपके काम में नहीं आ रहे, वो भी आप शायद बेचना चाहोगे, तो दोनों के बारे में सोचना जरूरी है, तभी फोरकास्टेड कैश फ्लो हो सकता है। अगर आपने ऋण लिया है और आपको ऋण का भुगतान करना है और ब्याज का भी भुगतान करने की संभावना है, या फिर आप नया ऋण लेने की सोच रहे हो, तो इन चीजों के बारे में आप भी आपको सोचना है इसी महीने, अगले महीने के बारे में, तभी आप फोरकास्टेड कैश फ्लो बना पाएंगे। तो एक अभ्यास है आपके लिए, आपको सुंदरी गारमेंट्स का फोरकास्टेड कैश फ्लो बनाना है। और ये बनाने से पहले मैं 3 स्लाइड पीछे जा रहा हूँ, जो मैंने आपको नहीं दिखाई थी वो स्लाइड अभी दिखाने वाला हूँ। तो 2 अभ्यास साथ में आपको बता रहा हूं मैं। पहला अभ्यास ये है कि आपको ये लेन देन लेके फरवरी की धनराशि यहाँ दी है और मार्च की धनराशि भी दी है। तो पहला अभ्यास ये है आपका, ये दोनों महीनों का आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। और ये मैं अभी इसलिए दिखा रहा हूं आपको क्योंकि मैं इसके साथ साथ दूसरा भी अभ्यास आपको दे रहा हूं। दूसरा अभ्यास ये है कि आपको अप्रैल, मतलब इसके महीने के बाद वाला फोरकास्टेड कैश फ्लो भी बनाना है। तो आइए वो स्लाइड पे चलते हैं अब फिर। तो फोरकास्टेड कैश फ्लो बनाने के लिए आपको पहले तो फोरकास्टेड लेन देन करना पड़ेगा। इसका मतलब है आपके पास फरवरी की धनराशि है, उस लेन देन की, उस लेन देन की मार्च की भी धनराशि है, और अब आपको सोचना है कि भाई अगर फरवरी में ये हुआ है, मार्च में ये हुआ है, तो अप्रैल में क्या होगा, और उसका आपको बजट करना है मन में, जिसको हम अंग्रेजी में फोरकास्ट भी कह सकते हैं। तो बजटेड धनराशि या फोरकास्टेड धनराशि आपको अप्रैल के खाते में डालनी है। अब आप पंक्तियां बनाएं और तीनों महीने की जनवरी से मार्च तक धनराशि को लिखें। अब आपके ग्रुप में आपको डिस्कस करना है कि अप्रैल में जो है वो हर प्रकार की लेन देन की अनुमान आपने कैसा लगाया है, और इस पर थोड़ी चर्चा करें आप। हो सकता है आपका अनुमान ठीक हो सकता है कुछ गलत है, तो ये तभी आपको पता चलेगा जब आपस में थोड़ी चर्चा होगी। इसके बाद आपको अप्रैल महीने का फोरकास्टेड कैश फ्लो तैयार करना है। तो याद होगा आपको, सबसे पहले हमने जनवरी का कैश फ्लो देखा था, किया था मतलब आपने अभ्यास में। उसके बाद में मैंने अभी आपको दूसरा अभ्यास भी दिया है जो आप, जिसमें आप फरवरी और मार्च का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, और ये तीनों कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के बाद आपको अप्रैल का फोरकास्टेड बनाना है। तो ये रहा आपका अभ्यास कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक थोड़ा हटके फॉर्मेट भी है, जिसको हम वैकल्पिक प्रारूप कहेंगे। तो हम लोग जो अभी तक आपने फॉर्मेट देखा है उसको जारी रखेंगे, उसका इस्तेमाल हम जारी रखेंगे, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण फॉर्मेट हमारे लिए ये है क्योंकि इससे हमको पता चल रहा है आवर्ती और गैर आवर्ती कैश कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। पर अक्सर जब आप बैंक से लोन लेना चाहेंगे,
तो बैंक अक्सर थोड़ा हटके फॉर्मेट आपको दिखाएगी, और इस फॉर्मेट को आप एक बार देख लीजिए। हालांकि इसका उपयोग हम नहीं करेंगे, पर इसको आप एक बार देख लीजिए। तो इस फॉर्मेट में हम नकदी प्रवाह जो है, कैश फ्लो जो है, वो 3 प्रकारों में वर्गीकृत करेंगे। जैसे हमारे फॉर्मेट में हमने देखा था 2 ही प्रकारों में किया है, आवर्ती और गैर आवर्ती। इसमें हम थोड़ा हटके करेंगे। इसमें हम पहला आइटम है, पहला वर्गीकरण है जो होगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जिसमें आएगा रोजमर्रा की चीजें। मतलब कच्चा माल खरीदा है, सप्लायर को कुछ चीज बेची है, खरीदी है, कस्टमर को कुछ चीजें बेची है, उस तरह से ये जो रोजमर्रा की चीजें है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में जाएगी। दूसरा वर्गीकरण है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। इसमें किस तरह की चीज आएगी? जो भी रिलेटेड टू आपके लोन्स है उसके बारे में। लोन लिया है तो इसमें आएगा, लोन चुकाया है तो इसमें आएगा, अगर आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है उसमें आएगा। तीसरा क्लासिफिकेशन जिसको कहेंगे, तीसरा वर्गीकरण हम कहेंगे, उसका नाम है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, जिसको हम कहेंगे निवेशक कैश फ्लो। इसमें किस तरह की चीज आएगी? अगर आपने कुछ मशीन खरीद लिया है या फिर पुराना टेबल बेचा है, इन एसेट्स के बारे में जो भी आपका लेन देन है वो इन्वेस्टिंग में आएगा। तो अक्सर बैंक ये फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है, पर जरूरी नहीं है कि आपको ये करना पड़े। अगर आप लोन ले रहे हो तो शायद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सिर्फ ये थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए दिखा रहे हैं। पर हम लोग जो हमने फॉर्मेट बनाया है वो उसका इस्तेमाल जरूर जारी रखेंगे। तो ये 3 प्रकार आपने देखे, मैं फिर से थोड़ा दोहरा रहा हूँ इसको। तो 3 प्रकार जो है, पहला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जिसमें दैनिक गतिविधियों द्वारा जुड़े हुए कैश फ्लो है। जैसे उत्पादन खरीदने के लिए ग्राहक जो पैसा देता है, या व्यवसाय कच्चे माल के लिए जो पैसा देता है, वो चीजें। फाइनेंसिंग कैश फ्लो में क्या आएगा? जो जब पूंजी के संबंधित कैश फ्लो, जैसे पूंजी आ रही है अंदर, या बैंक से आ रही है, या फिर मालिक से आ रही है, या फिर आप बैंक से जो ऋण लिया है वो चुका रहे हो, आदि चीजें इसमें आएगी। और तीसरा है आमतौर पर एसेट्स की खरीदी और बिक्री संबंधित जो भी चीजें हैं। तो ये आपका इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में आएगा। तो ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसका स्ट्रक्चर, और इसके साथ ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का मॉड्यूल अब खत्म हो रहा है।